ओके, तो बेटा हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में सबसे पहले हमने आपको बताया है इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है। अगर हम कार्बन की टर्मिनल पोजीशन पर यानी एंड पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा देते हैं तो ये जनरेट हो जाता है, और ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। पहला वाला कार्बन क्लोरीन के नजदीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के नजदीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कम हो पाएगा, क्योंकि क्लोरीन की दूसरे और तीसरे कार्बन से दूरी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कम हो पाएगा और उनके पास कम चार्ज क्रिएट होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वाले मैंने ऑर्डर तुम्हारे सामने लिख दिए हैं कि टर्शरी कार्बन का सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन का, और उसके बाद प्राइमरी कार्बन का। उसके बाद माइनस आई इफेक्ट का मैंने ऑर्डर लिख दिया है कि NO2 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे वाले इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब हम लोग आगे हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारों की अब लोगों को पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से पढ़ा जाता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो ये एक डिफरेंस बन गया। डिफरेंस कैसे बन गया? क्योंकि आप कहोगे कि सर इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसे? चलिए पहले इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक है। which takes place between two atoms joined by a multiple bonds का मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट which take place between two atoms joined by a multiple bonds। जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े होंगे तभी ये जनरेट होता है। अगला पॉइंट, this occurs at the requirements of the attacking reagent and involves in the reaction तो राधिका, तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो हमने भी कुछ नहीं बताया, हमने सिर्फ इतना बताया है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ये जनरेट तभी होगा जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, या कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में जब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, तभी ये जनरेट होता है। और जनरेट होने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जनरेट ही तभी होगा जब एक अटैकिंग रिएजेंट भी मौजूद हो। जब तक अटैकिंग रिएजेंट मौजूद नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट नहीं होता। ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि दो मैंने कंपलसरी कंडीशन मैंने लिख रखी। प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए, एज वेल एज जिसपे अटैक होने जा रहा है उस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब जैसे हम तुमको बताते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तुमने इनडायरेक्टली कहां देखा?
सबसे पहले एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो तुमने एक कार्बोनिल ग्रुप लिखा, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप में तुमको पता होगा पहले से ही कि एक कार्बोनिल ग्रुप में जो C और O के बीच का बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। कैसे ब्रेक होगा? इस तरीके से ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन की तरफ ही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को दरकिनार कर दें, उसको ना सोचें, तो हम लोग को ये पहले ही से ही पता है कि अगर C और O होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो उसमें C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जो वीक बॉन्ड होता है, यानी जो पाई बॉन्ड होता है, वो वीक होता है, तो वो वीक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एक के ऊपर प्लस आता है, दूसरे के ऊपर माइनस आता है, और माइनस जिसके ऊपर भी आता है उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें एक ऑक्सीजन का होता है, एक कार्बन का होता है। लेकिन अब हम तुमको ये समझाने जा रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप बैठे बिठाए अपने यहाँ ब्रेक नहीं होता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक हो रहा है तो वो किसी की प्रेजेंस में ब्रेक होता है। प्रेजेंस मतलब जैसे आपने कोई अटैकिंग रिएजेंट लिया, जब आप कोई अटैकिंग रिएजेंट लेंगे तो अपने आप कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। जनरेट होने का मतलब जो मैंने ऊपर वाला भी स्टेप तुम्हारे सामने लिखा है, चार्जेस क्रिएट किए हैं C+O-, ये स्टेप जनरेट ही तब होता है जब अटैकिंग रिएजेंट, इसका मतलब ये हम टेम्परेरी इफेक्ट इसलिए कह रहे थे क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट अगर प्रेजेंट होगा तो कार्बोनिल ग्रुप में बॉन्ड्स ब्रेक होगा। लेकिन अगर अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है तो कार्बोनिल ग्रुप में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इसका ये मतलब है। इसका मतलब अगर कार्बोनिल ग्रुप मान लो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, मैंने एक बार तुमको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है तो उनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं तो उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो अटैकिंग रिएजेंट को देखते ही क्या हुआ? अटैकिंग रिएजेंट को देखते ही ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और इसको मौका मिल गया, ये आकर के यहाँ पर अटैक कर गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर अटैक किया तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज था, Z के ऊपर माइनस चार्ज था, प्लस माइनस मिलकर के एक बॉन्ड बना दिए और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब हुआ कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली काम होगा। मतलब अटैकिंग रिएजेंट अगर दिख गया तो कार्बोनिल ग्रुप ने अपने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, Z माइनस C प्लस के साथ जाके जुड़ गया और हमेशा की तरह प्लस माइनस मिल के साथ बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनाने के बाद O के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो बेटा ये होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बोलो समझ में आया? यस सर। वो अटैकिंग एजेंट्स के एग्जांपल क्या होंगे? हाँ, काफी सारे अभी बताएंगे, ये तो अभी थ्योरी चल रही है। चलो एक एग्जांपल तुम्हें हम दे देते हैं, एक एग्जांपल तुम्हारे लिए बना देते हैं। जैसे तुमने कहा कि सर, हमने कहा हाँ बेटा बताओ, तुम कहोगी सर एक बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन, एक बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन लिखते हैं। ये हमने एक बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन, और तुमने बेटा इसका HBr से रिएक्शन करा, ठीक है, ये HBr से में रिएक्शन करा। तो आज तुम्हारा दिमाग वाकई में खुल जाएगा कि ये रिएक्शन HBr से हुई कैसे। तो तुम कहोगे सर आपने दो तरह के इफेक्ट पढ़ाए, एक इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, एक इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो सर आपने बताया था कि अगर टर्मिनल पोजीशन पे दो तरह के ग्रुप लगते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो हमने कहा कि बेटा अगर तुम ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी टर्मिनल पोजीशन पे क्या लगा है? तुम कहोगी सर टर्मिनल पोजीशन पे CH3 लगा है। तो हमने कहा CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? तुम कहोगी सर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है ये CH3, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होता, CH3 प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। अभी हमने लिखवाया है कि जितने भी बल्की ग्रुप होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट वाले, तो ये अपना प्लस आई इफेक्ट देगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आगे करवा रहा है। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, तुम्हें बिना
है इस तरह से बॉन्ड्स ब्रेक करते थे, तो तुम कहती थी कि बॉन्ड्स आगे की तरफ क्यों ब्रेक हो रहे, पीछे की तरफ क्यों नहीं ब्रेक होते, तो वो आदमी तुमको कोई रीजन नहीं देता था। तो इसका रीजन आज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, जब आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर तुम्हारा काम बन जाएगा। कैसे काम बन गया? तुमने कहा सर जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो ये बन गया CH3 CH पाई बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूटता है तो मैं आपको सिखा चुका हूं बॉन्ड टूटने पर प्लस और माइनस चार्ज आता है। अब बेटा यहां पर क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया। HBr के पास दो चीजें होती है, एक होता है H प्लस और एक होता है Br माइनस। बोलो भाई ये बात क्लियर है? राधिका तुमको समझ में? यस हाँ, तो HBr के पास बेटा दो चीजें होती है, क्योंकि HBr एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर लेता है HBr अपना। क्यों ब्रेक कर लिया? क्यों उसने अटैकिंग रिएजेंट जनरेट कर लिया? तुम कहोगे सर उसने अटैकिंग रिएजेंट इसलिए जनरेट किया क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होने वाला है, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट भी मौजूद है और मल्टीपल बॉन्ड भी है। CH डबल बॉन्ड CH2 क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड भी है। लेकिन ये सारे स्टेप्स इतने ज्यादा होते हैं और इतनी जल्दी होते हैं कि कोई भी टीचर तुम्हें पूरा बताता ही नहीं है। वो सिर्फ इतना बता देता है कि H प्लस Br माइनस आया, उसने अटैक करके चला गया। वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आगे की तरफ क्यों हुई, क्योंकि वो इंडक्टिव इफेक्ट था। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आगे बॉन्ड ब्रेक हुए, चार्जेस क्रिएट हुए। चार्जेस प्लस और माइनस, ये तो तुम जानती हो, एक बॉन्ड टूटता है तो प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट होते हैं। ये भी ना पता हो तो बता देना, वो भी हम बता देंगे। और Br माइनस ने अपना काम कर दिया, Br माइनस आया, ये अटैकिंग रिएजेंट था Br माइनस। तो ये देखो ये Br माइनस अटैकिंग रिएजेंट आया और इसने अपना सेंटर देख लिया। ठीक है? आप लोग जानते हैं कि माइनस वाला अटैक करने के लिए हमेशा कहां जाता है? प्लस की तरफ जाता है। ठीक है ना? ये तो तुम जानती हो ना कि माइनस वाला प्लस की तरफ जाता है अटैक करने के। अब बेटा ये यहां पर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3CH, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना देंगे और ये बना रहेगा CH2 माइनस। अब इस CH2 माइनस के साथ कौन आएगा? जो बचा हुआ H प्लस है वो बचा हुआ H प्लस आएगा, वो H प्लस फिर प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना देंगे और बॉन्ड बनाने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। बोलो राधिका, समझ में आया? यस हाँ, अब राधिका सुनो, अगर तुम्हें ये पता है कि नहीं कि प्लस और माइनस बॉन्ड टूटने पर कैसे आता है? ये नहीं पता है क्या सर? कह रहे तुमको ये पता है ना कि प्लस और माइनस कैसे आता है बॉन्ड टूटने पर? सर एक साइड, एक वाले साइड पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो दूसरी साइड प्लस हो जाता है। ठीक है, ठीक, पता है ना तुमको ये? यस सर। अच्छा, जो अभी तक बताया उसमें कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना, क्योंकि हम इसके बहुत ऊपर लेवल पे अब धीरे धीरे पहुंचेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर अब देख लेते हैं, कई सारे नामकरण भी हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये उसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। अब जरा हम लोग आगे समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के अलावा और भी क्या है। तो राधिका, हमने एक बार अभी तुमको फिर से बताया कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उस पे प्लस चार्ज होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो राधिका, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, ये एडिशन रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? तो तुम कहोगे सर अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती तो वहां पे एल्केन में होती। तो सर यहां पर आपने डबल बॉन्ड तोड़ा है। कभी भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो, तो समझ लेना उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। सब्स्टिट्यूशन
ओके राधिका, आवाज आ रही है अब? यस सर। ओके, तो हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो अभी हम तुमको बता रहे थे कि बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो बेटा अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो। तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि ये एडिशन रिएक्शन है, तो तुमने कहा सर ये एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन वहीं पर होती है जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। लेकिन एडिशन रिएक्शन भी बेटा दो तरह की होती है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने कहा ये डिपेंड करता है कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है। अगर अटैकिंग रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अटैकिंग रिएजेंट अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो राधिका, तुमने इनडायरेक्टली एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी किया है, यानी कि बेटा यहाँ पर आपने काफी सारे काम किए हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आपने इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट भी समझा, पहला काम। आपने इलेक्ट्रोफाइल भी समझा, दूसरा काम। आपने न्यूक्लियोफाइल भी इसी रिएक्शन में समझा क्या होता है, तीसरा काम। फिर आपने देखा कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, चौथा काम। फिर आपने देखा कि ये जो रिएक्शन हमने लिखी है उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहां पर सबसे पहले Br माइनस ने ही अटैक किया, इसलिए Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पर तुमने काफी सारे काम एक साथ देखे। तो राधिका, हम तुमको एक चीज और बता दें, को जितनी भी एल्कीन्स और एल्काइंस होती हैं, जितनी भी एल्कीन्स और एल्काइंस होती हैं, भविष्य में याद रखना ये न्यूक्लियोफाइल होती है, क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस भी न्यूक्लियोफाइल होती है। ये भविष्य में तुमको देखने को मिलेगा। तो हमने तुमको क्या बताया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल हम और लिख देते हैं, OH माइनस लिख दिया, Br माइनस लिख दिया, Cl माइनस लिख दिया। कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे वाटर लिख दिया, अमोनिया लिख दिया, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। जरूरी नहीं है उसके ऊपर माइनस का चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में H+ हो गया, Bf3 हो गया। Bf3 क्या है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि Bf3 में B का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। मैंने एक बार आपको बताया था कि Bf3 में B का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ओके, तो तुमको मैंने काफी देर तक समझा दिया इसका एग्जांपल, और तुमको महसूस कराया कि ये वाकई में ही कैसे हो रहा है। बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। ओके, तो हम लोग इसके आगे आप कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें एक एक पॉइंट एक बहुत। चीज पूछनी थी। हाँ हाँ बताओ। सर, जब किसी भी दो के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि किस पे पॉजिटिव आएगा या और किस पे नेगेटिव? हाँ, ये तो अभी हमने तुमको बताया ना, फिर से देखो, अभी हम बताते हैं, दोबारा देखो। सबसे पहले हम तुमको ये पार्ट ही दोबारा बता देते हैं, हमको लग रहा था। सुनो बेटा, ऐसा होता है कि टाइप्स ऑफ फिजन पहले तुम समझ लो, फिर हम वो भी बताते हैं जो तुम पूछ रहे हो। टाइप्स ऑफ फिजन, फिजन का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। एक बार हमने तुमको बताया था कि बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है होमोलिटिक और एक होती है हेट्रोलिटिक। तो पहले अगर हम होमोलिटिक समझे, तो होमोलिटिक में क्या होता है, जैसे ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, तो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा। लेकिन हमने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो बॉन्ड ब्रेक करने से क्या हुआ, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ए अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन परमानेंट दे देगा तो वो होमोलिटिक फिजन नहीं होता है, वो हेट्रोलिटिक फिजन होता है।
लेकिन मान लो यहां पर क्या हुआ, हमने तो एग्जांपल होमोलिटिक का लिखा रखा है, तो होमोलिटिक में परमानेंट ब्रेक नहीं होता। होमोलिटिक में क्या होता है बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना लेकर के अलग हो जाएंगे। ये देखो, इसको कहते हैं होमोलिटिक फिजन। जब बॉन्ड जो बना हो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट अपने अपने लेकर के अलग हो जाए, तो उसको कहते हैं होमोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन में क्या क्रिएट होते हैं, इसका नाम होता है फ्री रेडिकल। क्या क्रिएट होते हैं, फ्री रेडिकल क्रिएट होते हैं। और अगर हेट्रोलिटिक फिजन होता तो बेटा हेट्रोलिटिक फिजन में क्या क्रिएट होता है, हेट्रोलिटिक फिजन में बेटा क्रिएट होता है कैटायन और एनायन। कैसे, जैसे आपने ए और बी के बीच का बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है, एक ए का एक बी का, आपने बॉन्ड को तोड़ दिया और जैसे ही तोड़ा तो यहाँ पे क्या मिला, ए के ऊपर प्लस आया और बी के ऊपर माइनस आया। ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज आया। और बी में माइनस के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, क्योंकि एक उसका खुद का होता है, एक उसने बी से लिया होता है। इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। अब तुमने पूछा अभी अभी वही बात, तो हमने तुमको बताया कि बेटा अभी हमने तुमको बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो बेटा अभी हमने तुमको एग्जांपल दिया था ना कि यदि कार्बन की टर्मिनल पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। तो बेटा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कहाँ होगी, आगे की तरफ होगी, आगे की तरफ होगी। जब आगे की तरफ होगी तो ही यहां से क्लियर हुआ कि जो पहला है उसके ऊपर प्लस आएगा और जो दूसरा है उसके ऊपर माइनस आएगा। बोलो बेटा ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, तो बेटा ये शिफ्टिंग जो होती है उसका डायरेक्शन इंडक्टिव इफेक्ट बताता है, समझ में आया? और जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो बताता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है और काम हो जाता है। चलिए हम फिर से आपको दिखाते हैं। आलू बेटा ये देखो फिर से एक एग्जांपल देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। जैसे आपने कार्बोनिल ग्रुप लिखा और बगल में आपने एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कराने के लिए खड़ा कर दिया, तो Cn माइनस क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट बेटा क्या करेगा, तुमको भी कुछ नहीं करेगा, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये आगे अटैक करेगा और इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब C के ऊपर प्लस आया होगा, Cn के ऊपर माइनस है, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना देंगे और O पर माइनस चार्ज। तो ये हुआ बेटा, इस स्टेप को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बोलो भाई समझ में आया? यस सर। तो इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, ये तुमने क्लियर कट देख लिया। चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं। अब आगे की बढ़ के हम लोग हेडिंग डालते हैं। तो हमने बेटा तुमको काफी बार रेजोनेंस करना भी सिखाया है, तुमको रेजोनेंस भी पता होगा। राधिका तुमको रेजोनेंस पता है कि नहीं पता है? सर पता है। हाँ रेजोनेंस तुमको पता है, इसलिए रेजोनेंस हम तुमको अभी स्पेशली नहीं कराने जा रहे। हम रेजोनेंस की सिर्फ तुमको डेफिनेशन लिखवा देते हैं। हेडिंग डालो रेजोनेंस। और रेजोनेंस का बेटा एक और नाम भी होता है, रेजोनेंस का नाम होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट। ये दो नाम होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। रेजोनेंस को हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। If a molecule can be assigned, if a molecule
can be assigned two or more structures, none of which is capable of describing all the known properties of compound, then the actual structure, is intermediate or resonance hybrid of these structures. तो आपने लिखा है if a molecule can be assigned two or more structure, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक इंटरमीडिएट या एक रेजोनेंस हाइब्रिड यानी उनके एक बीच का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो बीच का स्ट्रक्चर होता है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि एक कंपाउंड अपने कई तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेता है और बनाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी कोई भी एक स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकता। उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए उन सारे स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड बनाते हैं। वो हाइब्रिड क्या करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो राधिका, तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। वैसे हम एक बात को दो बार रिपीट कर रहे हैं तो तुमको समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो राधिका, एसीटेट आयन का हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। एसीटेट आयन तुम कहोगे सर बहुत आसान है, पहले इसका सर ओपन फॉर्म लिख लीजिए। तो हमने गालो लिख दिया CH3COO-, ये होता है एसीटेट आयन, इसको कहते हैं एसीटेट आयन। तो बेटा यहाँ पर एसीटेट आयन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम कहोगे सर बहुत आसान काम है, अब आप रेजोनेंस करेंगे। तो रेजोनेंस में आपने सिखाया था सर, ये जो कॉन्जुगेशन है, देखिए सर ये जो कॉन्जुगेशन है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या है ये? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये फिर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने तुमको उसका प्रोसेस बताया था कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब सिंगल डबल इस तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए, और जहां पर सिंगल होगा वो डबल हो जाएगा और जहां पे डबल होगा वो सिंगल हो जाएगा, और जो चार्ज होगा वो जब तक कि थर्ड वाले एलिमेंट पे चला जाएगा। तो राधिका, तुमको ये पता है? यस सर। ओके, तो तुम बेटा इसका खटाक से अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। CH3C, ये देखो डबल का सिंगल, सिंगल का डबल, और ऊपर चला गया माइनस चार्ज, थर्ड एलिमेंट। तो मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा कि कैसे हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर अब तुम कहती हो कि सर एसीटेट आयन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, और अगर सर अब आप इसका हाइब्रिड बनाएं तो हाइब्रिड कैसे बनेगा सर, वो भी बना के दिखाइए। तो हाइब्रिड जो बेटा अब हम बनाएंगे, तो हाइब्रिड क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? CH देखो बनाने का तरीका, पहले वो वाली चीजें बना दो जो दोनों स्ट्रक्चर्स में कॉमन है। तुम कहोगी सर
दोनों स्ट्रक्चर्स में कॉमन क्या है? देखिए, दोनों स्ट्रक्चर में इतना पार्ट कॉमन है, ठीक है। कॉमन क्या नहीं है? तुम कहोगे सर जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें ऊपर डबल बॉन्ड है, जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें नीचे डबल बॉन्ड है। यानी डबल बॉन्ड कैसा है? पार्शियली है, क्योंकि ऊपर है नीचे नहीं है, इसका मतलब पार्शियली। ये देखो पार्शियल, फिर नीचे वाले में है ऊपर वाले में नहीं है, इसका मतलब पार्शियल। जब बॉन्ड दो स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से हो कंप्लीट तो कंप्लीट बनाएंगे, लेकिन एक में हो एक में ना हो तो पार्शियल बनाएंगे। अब देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज नीचे है, लेकिन नीचे वाले में है ही नहीं, तो नीचे वाले में पार्शियल माइनस। ऊपर वाले में भी एक में है एक में नहीं है, तो यानी यहाँ पे भी पार्शियल माइनस। तो मतलब अभी जो हमने राधिका तुम्हारे सामने बनाया है, इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या कहते हैं इसको? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। यही होता है। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दो स्ट्रक्चर का मिक्सचर होता है, और ये जो हाइब्रिड होगा ये एसिटेट आयन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। वो ये बताता है कि जो डबल बॉन्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ में नहीं है, सी सिंगल बॉन्ड ओ में भी है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। माइनस चार्ज सिर्फ एक ऑक्सीजन पे नहीं है, दोनों ऑक्सीजन पे है, इसलिए मैंने इसको पार्शियल माइनस दिखाया है। बोलो भाई राधिका, तुमको समझ में आया? यस ये सर। हमने एक चीज तुमको, पूछनी थी, हाँ हाँ पूछो। तब पार्शियल बॉन्ड्स मतलब कैसे बनाएंगे अगर देखनी हो तो? हाँ दोबारा हम बनाते स्ट्रक्चर। देखो देखो जैसे मैंने तुमको एनिलीन के रेजोनेटिंग हाइब्रिड बताया था, मैंने बताया था कि जो एनिलीन होता है, क्या होता है एनिलीन, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने तुमको बनवाए थे। यस तो बेटा जब तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन के बनाए थे तो तुमने खूब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। जब तुमने खूब सारे बनाए थे तो तुमने क्या पाया कि इतना पार्ट तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कॉमन है जो मैंने अभी लिखा, लेकिन जब तुमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही थी तो तुमने देखा कि क्या देखा फाइनली कि जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड सिर्फ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में नहीं है। वो डबल बॉन्ड जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आया तो उसमें एनिलीन में डबल बॉन्ड यहां पर बन गया था। जब फाइनल बन के आया या बीच में बना तो डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। इसका मतलब डबल बॉन्ड जो है वो सिर्फ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में नहीं है, वो इन कार्बन्स के बीच में भी है। इसका मतलब डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पार्शियल। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिंग के अंदर यूनिफॉर्मली डीलोकलाइज कर जाती है। यूनिफॉर्मली क्या कर जाती है? डीलोकलाइज कर जाती है। और बेटा जब तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो तुमने देखा होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय एक स्टेप ऐसा होता है कि NH2 और इस कार्बन के बीच में ये रेड कलर से बॉन्ड जो अभी हमने बनाया है ये भी बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे भी होता है बेटा डबल बॉन्ड, यानी कि सारे स्ट्रक्चर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये वाला स्ट्रक्चर होगा जो अभी हमने बनाया है। यानी कि इसमें माइनस चार्ज भी होगा, क्योंकि माइनस चार्ज एक जगह है फिर एक जगह नहीं है, फिर एक जगह है फिर एक जगह नहीं है। इस तरह से माइनस चार्ज भी होता है जो डीलोकलाइज करता है, इसलिए माइनस चार्ज हम अंदर लगा देते हैं और हम कहते हैं माइनस चार्ज पूरी रिंग में डीलोकलाइज कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि हाइब्रिड जो हम लोग बनाते हैं वो हाइब्रिड सिर्फ एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, हाइब्रिड सारे स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? सारे स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है वो पहले इन दो कार्बन्स के बीच में था, लेकिन जब मैंने रेजोनेंस बनाया तो यहां पर गायब हो गया। तो गायब होने का मतलब क्या हुआ? जब आप हाइब्रिड बनाएंगे तो डबल बॉन्ड को कंप्लीटली नहीं बनाएंगे, कैसा बनाएंगे? पार्शियल बनाएंगे, क्योंकि वो एक में है एक में नहीं है।
वही कहानी दूसरे वाले कार्बन के साथ जनरेट हुई, यहाँ पर है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, इसका मतलब वहां पे भी पार्शियल है। इसका मतलब डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, पूरी रिंग में घूम रहा है। बोलो भाई, समझ में आया? यस। हाँ, तो मतलब भाई जो सब में कॉमन होगा तो उनके कंप्लीट बॉन्ड बना देंगे, जो सब में कॉमन नहीं होगा तो उनके पार्शियल बॉन्ड्स बना देंगे, बस ये होता है। सर एक पार्शियल चीज मतलब और, डॉटेड। हाँ बेटा। सर जैसे हम लोग रेजोनेंस को मतलब शुरू कैसे करते हैं, मतलब ट्रिगर शुरू कैसे करते हैं? अच्छा तुम भूल गई हो नहीं, को मतलब स्टार्ट। नहीं, हाँ नो हाँ सर, नो सर। जैसे हाँ, अगर नॉर्मल इसका मॉलिक्यूल है तो उसमें रेजोनेंस हम लोग कैसे करवाएंगे, कुछ डाल कर कराते हैं, कैसे करवाते हैं? बताते हैं हम लोग, दोबारा बता रहे हैं। देखो बेटा, जैसे अभी हमने तुम्हारे सामने एनिलीन लिखा, एनिलीन हम दोबारा ही लिख देते हैं, यही हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये तुम्हारे सामने एनिलीन। अब तुमने देखा कि एनिलीन में रेजोनेंस है कि नहीं, तो ट्रिगर ये होता है कि सबसे पहले अभी हमने तुमको पीछे बताया था कि रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये पहला ट्रिगर है। देखो अभी हमने तुम्हारे सामने रेड कलर से पूरा इंडिकेट किया था इस मॉलिक्यूल के अंदर कि OCO, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। लेकिन मैंने ये थोड़ा ना कहा कि CH3CO इसमें रेजोनेंस होगा, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। तो पहला ट्रिगर बेटा अभी हमने तुमको बताया था कि जब तक कॉन्जुगेशन ना हो तब तक रेजोनेंस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। तो कॉन्जुगेशन कहाँ तुमको देखने के मिली है, ये तुमको देखो कॉन्जुगेशन हम तुमको बना देते हैं। ये देखो बेटा, ये देखो डबल और ये देखो सिंगल, ये कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन है। इसलिए यहाँ पर हमको पता पड़ा रेजोनेंस हो सकता है। अब रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए, या तो प्लस चार्ज चाहिए, या तो माइनस चार्ज चाहिए, या तो लोन पेयर चाहिए। मतलब लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तुमने देखा क्या n के पास लोन पेयर है? तुमने कहा सर बना के देखते हैं। अरे बना के क्या देखते हैं, जैसे n होता है, n की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। n की वैलेंसी यहाँ पे भी 3 है, एनिलीन में 2 हाइड्रोजन है और एक बेंजीन के साथ बॉन्ड बना है। तो क्या बेटाओ बेटाओ यहाँ पे n के पास लोन पेयर होता है, बताओ। यस सर। हाँ लोन पेयर होता है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो बेटा ये दूसरा ट्रिगर मिल गया कि भैया यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि लोन पेयर भी है और कॉन्जुगेशन भी है, तो रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस अब कैसे कराएंगे, उसका शॉर्टकट हमने तुमको बता रखा है। मैं सबसे पहले इस कार्बन को देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन चिल्लाता है त्राहीमाम त्राहीमाम, यानी कार्बन के पास 8 से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक कर देता है। जैसे ही ब्रेक करता है तो आपका दूसरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। और अगर बिल्कुल नहीं आता हो तो आप शॉर्टकट यूज करिए, सिंगल का डबल हो जाता है, डबल का सिंगल हो जाता है और चार्ज यहाँ पे खिसक आता है। और फिर यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते हैं, इस कार्बन को देते हैं फिर इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। तो सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये प्रोसेस फिर से रिपीट हुआ। तो हर बार आपको सिंगल का डबल करना है और डबल का सिंगल करना है, यही काम आप करते रहिए, आपका बनता चला जाएगा। ठीक है। सर तो मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर प्रैक्टिकली कोई इसका मॉलिक्यूल रखा है तो वे फिर वो खुद ही रेजोनेंस कर लेगा? हाँ बिल्कुल कर लेगा, बिल्कुल कर सकता है। मतलब इसको इसके लिए किसी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, ये इंडक्टिव इफेक्ट की तरह है। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट होता है, अगर टर्मिनल पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा है तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट फैल जाता है। ठीक है। यस सर। वैसे ये भी, तो बेटा ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। और तुमने देखा कि N नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में भी स्टार्टिंग से ही डबल बॉन्ड था, इसलिए वहां पे हमने हाइब्रिड में भी N और कार्बन के बीच में रेड कलर का डॉटेड डॉटेड डबल बॉन्ड बनाया। इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। इसका नाम होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या नाम होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड।
तो ये होता है। वाह भाई, तो राधिका समझ में आया कुछ? यस सर। चलो ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। तो अब हम लोग आगे लिखते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे तुमने कहा था कि सर इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई माइनस आई, उसी तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट भी दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब वही हुआ, जैसे प्लस आई इफेक्ट होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कौन? CH3 या टर्शियरी एल्केल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्लस आर इफेक्ट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। कौन कौन से होते हैं? जैसे OH, NH2। अभी हमने तुमको ऑर्डर बताया है, सॉरी ऑर्डर कह रहे हैं, अभी हमने तुमको दिखाया था कि NH2 क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट वाला है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो हम तुमको एग्जांपल लिख देते हैं इसके एग्जांपल OH, NH2, OCH3 या OR भी लिख सकते हैं, Cl, Br, ये वाले तुम्हारे बेटा एग्जांपल जो है वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, अपने से अवे करेगा। और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट के एग्जांपल भी लिख देते हैं। चलिए देखिए, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट की एग्जांपल। तो जो बेटा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें एक होता है बेटा CHO, एक होता है Cl, एक होता है Cn, और दूसरा होता है NO2, फिर होता है COOR, ईस्टर। ये सब बेटा तुम्हारे जो है एग्जांपल है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। किसके? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये होता है बेटा। अब अगर तुम और समझना चाहो तो हम तुमको और बताए देते हैं, और भी समझ लो तुम। तो देखो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो जैसे हमने बेटा ये बेंजीन बनाई, बेंजीन के ऊपर हमने NO2 लगा दिया। अब बेटा NO2 देखो बनता कैसे, अगर तुमने HNO2 बनाया हो तो तुम NO2 आसानी से बना सकते हो। तो HNO2 में क्या होता है, शायद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, शायद एक डबल बॉन्ड होता है, ये शायद होता है HNO2 का स्ट्रक्चर, है ना, ये होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग हटा भी सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके हम लोग एक सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दें तो हमारा ऐसे नजर आएगा, N के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड हो जुड़ा है। अब तुम कहोगी सर, हमने कहा हाँ सर, हाँ इसमें चालू हो गया रेजोनेंस। हमने कहा कैसे? तुम कहोगी सर देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो है इतने पोर्शन में देखिए ये कॉन्जुगेशन डबल सिंगल और N के ऊपर चार्ज होना चाहिए,
या तो प्लस या तो माइनस या तो लोन पेयर। तो सर यहाँ पर n के ऊपर लोन पेयर तो है नहीं, क्योंकि n की वैलेंसी यहाँ पे 4 हो चुकी है, n प्लस है, n प्लस का सर रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस सर ऊपर से नीचे होगा कि नीचे से ऊपर होगा? दो डायरेक्शन में हो सकता है, या तो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर। तो तुमको भी सर जो रेजोनेंस होगा वो ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, तो सर वो नीचे से ऊपर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि n के ऊपर प्लस चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट थोड़ा ना करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। किसके इलेक्ट्रॉन? बेंजीन के। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बता रखा है कि NO2 का माइनस आई इफेक्ट भी सबसे ज्यादा होता है। तो NO2 NO2 का ट्रिगर क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग? कि सर NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है और वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में भी इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज थोड़ा ना करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। किससे? बेंजीन रिंग लगी है तो भैया बेंजीन रिंग से करेगा, और किससे करेगा? और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। बेंजीन रिंग से सारी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच करके ऊपर ले जाएगा। यानी अगर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट वाले ग्रुप लगे होते हैं तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, और अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगी तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान है। मेरी बात समझना। मैंने क्या कहा? मैंने अभी कहा कि अगर आपने बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। जो भैया पैसे वाला है तो उसमें पैसे वाला अटैक थोड़ा ना करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो खुद ही पैसे वाले होते हैं, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट वाले ग्रुप बेंजीन के लगा दूंगा तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, उस पे न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पे अटैक नहीं करेगा। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यदि हम उल्टा कर दें, बेंजीन पे कौन से ग्रुप लगा दें? माइनस आई इफेक्ट वाले, मतलब नेगेटिव रेजोनेंस वाले, तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे। तो उस पे कौन अटैक का आसानी से करेगा? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल नहीं करेगा, तब न्यूक्लियोफाइल करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मिल गई। कौन? बेंजीन। क्योंकि NO2 में माइनस आई इफेक्ट से सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। बोलो, समझ में आई हमारी बात? यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बेंजीन के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, कौन सा ग्रुप लगा है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब जाहिर सी बात है, बेंजीन पे चारों तरफ अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, माइनस चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और जो सबसे पहले अटैक करेगा उसी के नाम पर रिएक्शन का नाम हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये डिपेंड करता है कि बेंजीन पे कौन सा ग्रुप अटैच है। तो ये बड़ी काम की बात है जिसको टीचर लोग बताते नहीं है, वो बस कहते हैं कि ये चीज ऑब्वियस है, लेकिन ये चीज ऑब्वियस नहीं होती, ये चीज रेजोनेंस में ही पढ़ाई जाती है। ओके, तो तुमने कहा कि सर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा बना के दिखाइए, देखें आप बना पाते हैं। तो हमने कहा लो भाई हम बना देते हैं। तो हमने कहा क्या होगा इसमें? तुम कहोगे सर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तो सर देखिए, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग थोड़ी नहीं होगी, नीचे से ऊपर होगी। मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ऊपर से नीचे बॉन्ड थोड़ा ना शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड टूट करके शिफ्टिंग ऊपर की तरफ करेगा। ठीक है ना? और अगर बिल्कुल नहीं समझ में आता हो तो भैया आप तो फिर जो हमने शॉर्टकट बताया है उसको आप यूज कर लीजिए। क्या बताया हमने शॉर्टकट? शॉर्टकट क्या बताया है? सिंगल का डबल, ये देखो हमने डबल कर दिया, और डबल का सिंगल, और जो चार्ज था वो खिसका करके नीचे ले आओ, फिर ये इधर शिफ्टिंग होगी। तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे सामने बना रहा हूं, अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है तो तुम शॉर्टकट यूज करती जाओ और स्ट्रक्चर बनाती जाओ। सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, चार्ज फिर यहां पर आ गया। बोलो भाई, समझ में आया? राधिका? यस सर। ओके, तो ये इस तरह से बेटा शिफ्टिंग चलती रहेगी।
और खेल चलता रहेगा, इसमें सबको आनंद आता रहेगा और सब लोग काम करते रहेंगे। तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहाँ हो गया और इस तरीके से फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा और आपका आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनके तैयार। ठीक है, आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो जाए। तो बनाइए भाई, आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। उसमें एन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है, फिर क्या होगा, अपने आप बना लो। इतना सारा हमने लिखा है, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा हमने लिख क्या दिया इतना सारा। तो कैसे बनाएंगे, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, प्लस चार्ज इधर आ गया। ठीक है, ओके, बन गया। तो उसको बेटा कहते हैं रेजोनेंस। इसी को बेटा कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं, रेजोनेंस। तो इस तरह से ये रेजोनेंस बेटा तुम्हारा हुआ है। तो इस तरीके से बेटा तुम्हारा ये रेजोनेंस चालू है। ठीक है, यस ओके। जो अभी हमने बातें बताई थी वो तुम लिख लेना थोड़ी देर पहले। अभी हमने दो बार बताई थी, अगर तुम लिख पाओ तो लिख लो, क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। तो अपने हिसाब से लिख लो, क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट बातें। अभी तो तुमको ऑब्वियस लग रही है, थोड़े दिनों बाद कहोगी कि सर ये अपने आप ऐसा क्यों हुआ। तो वो अपने आप ऐसा नहीं होता है, वो यहाँ से होता है जो अभी मैं तुमको बताई है। तो ये होता है। तो ये सब एक परमानेंट इफेक्ट होते हैं। अगर ग्रुप लगे होंगे तो ये इफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वही टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जब अटैकिंग रिएजेंट कंपाउंड को दिखता है तभी वो जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ो। तो हमने तुमको होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजर की भैया पहचान बता दी। अब हम तुमसे एक और बात पूछने चले जा रहे हैं, वो तुम ही हमको बताओगी। चलो, तो राधिका अब तुमको बताना होगा हमें, तुम बताओ। तो राधिका, हमने तुमको बताया कि C प्लस की वैलेंसी कितनी होती है, बताइए। सो 3। हाँ 3 होती है। वाह भाई वाह, क्या बात। C प्लस की भी वैलेंसी 3 होती है और C माइनस की भी वैलेंसी 3 होती है। क्या बात है, क्या बात है। फिर से हमने दोबारा बनाया है C प्लस, लेकिन एक बार हम टर्शरी बना रहे हैं और एक बार हम सेकेंडरी बनाए हैं और हम एक बार प्राइमरी बनाएंगे। तो राधिका, हमने तुमसे पूछा इसमें किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, पहले वाले की, कि दूसरे वाले की, कि तीसरे वाले की? किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, बताओ भाई, बताइए बताइए। कहाँ चली गई तू? सर 1 सेकेंड। अच्छा, बस थर्ड वाले की। थर्ड वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। चलो अभी हम देखते हैं, तुम्हें बताते हैं, वेट करो, वेट करो, वेट करो।
देखो बेटा, हमने कार्बो एनायन भी बना दिया है और कार्बो कैटायन भी बना दिया। चलिए देखिए, अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर तुम कहोगी सर, तो राधिका मेरी आवाज अब ध्यान से सुनना बेटा, हम तुमको काफी देर से पढ़ा रहे हैं, हमारी बात सुनो, तुमने गलत आंसर क्यों बताया है, सुनो हमारी बात। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर पता नहीं मेरी अभी स्कूल की वो लाइव क्लास शुरू हो गई है। अच्छा, लाइव क्लास शुरू हो गई? यस अच्छा, 9:25 हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं पड़ा। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग अगले टर्म पे इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर अगले टर्म पे यहीं से बताएंगे, ठीक है? अभी हम लोग ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।